सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 25 फरवरी। और आज हम 25 फरवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि इसी क्लास के अंदर हम 16 से लेकर जो 21 फरवरी के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको भी हम इसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और मैंने साथियों काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन छूट जाता है उसे हम लोग मंडे के अंदर कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग 24 फरवरी के करंट अफेयर्स को एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रायसीना डायलॉग है इसका जो 9वां संस्करण है ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली के अंदर। जबकि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अभी किस कंपनी के द्वारा चैट जीपीटी के जैसा एक एआई चैटबॉट जिसका नाम है हनुमान ये लॉन्च किया जाएगा, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय जो थाई महोत्सव है इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाना है, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी किस शहर में संत रविदास की एक प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये किया था साथियों उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर। और जो संत रविदास हैं इनकी 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में इनकी ये 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अभी दुनिया की जो सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन है इसका आयोजन किस झील पर किया गया था, तो लद्दाख की पेंगो तसो झील पर। चंद्रमा पर IM-1 मिशन लैंड कराने वाली अभी दुनिया की पहली जो प्राइवेट कंपनी है ये कौन सी बनी थी, तो अमेरिका की इंट्यूटिव मशीन। विश्व जो सामाजिक न्याय दिवस है यानी कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे ये आपका हर साल मनाया जाता है 20 फरवरी को। हिमालय जो बास्केट है ये भी उत्तराखंड ने लॉन्च किया था 22 फरवरी को। जो त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है दोस्ती ये किस देश में शुरू हुआ था, तो मालदीव के अंदर। और इसमें साथ ही 3 देशों ने भाग लिया था, भारत, श्रीलंका और मालदीव। जबकि इसमें जो पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है पहली बार ये बांग्लादेश हुआ था। हाल ही में जो पुडुचेरी और तमिलनाडु है इसने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है, तो कॉटन कैंडी को, जिसे आप लोग गुड़िया के बाल के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में जो इंडियन रबड़ मीट है 2024 इसका जो 7वां संस्करण है यह कहाँ पर शुरू हुआ था, तो असम के गुवाहाटी के अंदर। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर रोक लगा दी है, तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस प्रश्न के बारे में साथियों आगे समझ लेते हैं। दरअसल साथियों जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 50वें नंबर के डीवाई चंद्रचूड़ साहब, इनके नेतृत्व में अभी 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसको असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। और यदि आपसे पूछे कि ये स्कीम लागू कब की गई थी, तो 2 जनवरी 2018 को। इस स्कीम में क्या प्रावधान था, तो साथियों जो राजनीतिक दल हैं इनको गुमनाम चंदा देने की इजाजत थी। और ये जो साथियों इलेक्टोरल बॉन्ड है ये जारी कौन करता था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन साथियों ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे जारी किया जाता था उसका जो नाम है ये रिवील नहीं किया जाता था, जिससे क्या है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत इसे असंवैधानिक घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 90 के 1A के तहत। अच्छा, अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा जो फायदा है ये किस पार्टी को हुआ है, तो ये 2018 से लेकर 2021 तक सबसे ज्यादा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा हुआ है ये बीजेपी पार्टी को हुआ है, जिसने 6,337 करोड़ की चुनावी फंडिंग हुई है। दूसरे स्थान पर है साथी कांग्रेस, जिसने 1108 करोड़ चुनावी चंदा मिला है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है इसका इस बार जो 5वां संस्करण है 21 देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाना है साथियों श्रीलंका के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये 1 से लेकर 3 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इसमें गीता यज्ञ, गीता जप, शोभा यात्रा और कई प्रतियोगिताएं होंगी। और 4 मार्च को श्रीलंका की संसद में क्या है कि जो श्रीमद् भगवद गीता है इसकी एक प्रति पेश की जाएगी।
और अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है इसका जो आयोजन है हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है इसके सहयोग से किया जाएगा। बात करें आपके साथ ही श्रीलंका के बारे में, तो ये रहा आपका मैप में श्रीलंका, जिसे भारत का मोती भी कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। करेंसी चलती है यहाँ पर श्रीलंकाई रुपी। राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे रानिल विक्रमसिंघे, जबकि प्रधानमंत्री कौन है, तो दिनेश गुणवर्धने। और यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो याद रखेंगे पाक जल डमरू। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है इसकी शुरुआत किसने की है, तो ये की अभी साथियों राजस्थान सरकार ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अच्छा साथियों, इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो इस योजना के तहत 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के जो पात्र श्रमिक हैं इनको 2000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, तो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्रालय के द्वारा। अब बात करें आपके राजस्थान के बारे में, तो पहले तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखेंगे कि अभी राजस्थान का जो कोटा जिला है यहाँ पर देश का पहला स्नेक पार्क बनाया जाएगा। अब राजस्थान के मैप की तरफ देख लेते हैं कि इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, तो टोटल 5 राज्यों के साथ। एक तो लगती है गुजरात के साथ, दूसरी मध्य प्रदेश के साथ, तीसरी लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, चौथी हरियाणा के साथ और पांचवी लगती है पंजाब राज्य के साथ। लेकिन इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ये खाली पाकिस्तान के साथ लगती है। स्टैटिक के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो जयपुर। मुख्यमंत्री अभी यहाँ के नए बने थे बीजेपी पार्टी के भजनलाल शर्मा, राज्यपाल है कलराज मिश्रा। और यहाँ पर साथियों एक फेमस नृत्य है घूमर, जबकि एक नृत्य और पूछा जाता है जिसका नाम है कालबेलिया। ये नृत्य भी पूछा जाता है जो कि राजस्थान के अंदर ही बनाया जाता है। नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो केवलादेव रणथंभौर, सरिस्का डेजर्ट दर्रा, मुकुंदरा और पलानी हिल्स, ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क है ये राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किसे सत्कर्ता आयुक्त यानी कि जो विजिलेंस कमिश्नर है ये नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक तो इसमें साथियों सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 होते हैं विजिलेंस कमिश्नर, जिसमें से अभी जो विजिलेंस कमिश्नर बने हैं ये बने एएस राजीव। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपके सामने इमेज में है एएस राजीव, जो कि अभी विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इससे पहले साथियों जो एएस राजीव थे ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व सीईओ थे। अब बात करते रहते हो वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, यानी कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, तो ये आपके प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। अब देख लेते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो ये भारत में एक शीर्ष भ्रष्टाचारी विरोधी सरकारी निकाय है, यानी कि भ्रष्टाचार को जो नियंत्रण करने का काम है इसी का है। और इसकी जो स्थापना है ये 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहली बार बैडमिंटन जो एशिया टीम है चैंपियनशिप 2024 इसका खिताब किसने जीता है। तो पहले तो एक बार याद रखिएगा कि जो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो मलेशिया के अंदर। जबकि इसको जीता किसके द्वारा है, तो इसे जीता साथी भारतीय महिला टीम ने। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और इसमें साथी फाइनल में किसे हराया है, तो थाईलैंड की टीम को हराया है। और ऐसा दोस्तों पहली बार हुआ है कि मेंस और वीमेंस इस चैंपियनशिप में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो पीवी सिंधु के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 के लिए 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किससे सम्मानित किया जाएगा इससे, तो इस बार साथियों 2 पर्सनों को दिया जाएगा। एक तो उर्दू कवि गुलजार को और दूसरा संस्कृत विद्वान जिनका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इसमें साथ जो गुलजार है ये हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माने जाते हैं। जबकि जो जगत गुरु रामभद्राचार्य है ये चित्रकूट में जो तुलसी पीठ है इसके संस्थापक और प्रमुख हैं। अब बात कर लेते हैं आपके ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय
साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रतिष्ठित पत्र और बाग देवी की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे साथियों जी शंकर कुरु, जिनको 1995 में दिया गया था। जबकि पहली महिला के बारे में बात करें तो ये थी आशा पूर्णा देवी। अच्छा, इससे पहले किसे दिया गया था, तो इससे पहले साथियों 2022 के लिए दिया गया था दामोदर मौजो को, जो कि कोंकणी लेखक थे, जिनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जबकि 56वां किसे दिया गया था, तो असमिया कवि नीलमणि फूकन को, जिनका निधन भी हो गया था, मैंने आपको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री कल्की धाम मंदिर का जो शिलान्यास है यह कहां पर किया गया है, तो ये कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, जो कल्की धाम मंदिर है इसके मॉडल का भी अनावरण किया है मोदी जी ने, और इस मंदिर का जो निर्माण है ये श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन। और साथ ही जो भगवान कल्की है ये भगवान विष्णु के 10वां अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रवासी पक्षियों के लिए COP14 की जो मेजबानी है ये कौन करेगा, तो ये करने वाला है साथियों उज्बेकिस्तान। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग है जिसका 14वां संस्करण ये उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में आयोजित किया जाएगा। और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है इसी के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जाता है। अच्छा, कब से लेकर कब तक किया जाएगा, तो 12 से लेकर 17 फरवरी तक। यदि आपसे इससे पहली बार ही पूछे यानी कि COP13, इसका आयोजन 2021 में किया गया था गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। अब बात करें साथियों उज्बेकिस्तान के बारे में, तो ये रहा सेंट्रल एशिया का मैप, जिसमें आपको जितना भी ग्रीन कलर में पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका साथी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ये मैंने आपको अभी बताई है समरकंद। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ताशकंद कजाकिस्तान की राजधानी है। यहाँ मुद्रा क्या चलती है, तो उज्बेकिस्तानी सोम। राष्ट्रपति कौन है, तो शावकत मिर्जियोयेव। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक अभ्यास भी आयोजित किया जाता है जिसका नाम डस्टी लेक। अच्छा साथी, COP29 के बारे में पूछे तो याद रखेंगे कि ये अजरबैजान के अंदर आयोजित की जाएगी। इससे पहली वाली COP28 कहाँ आयोजित की गई थी, तो UAE के अंदर। COP27 कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो इजिप्ट की राजधानी कायरो के अंदर। COP26 से कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये की गई साथी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। जबकि COP25 ये आपकी आयोजित की गई थी स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर। और यदि आपसे पूछे कि COP1 कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो स्विट्जरलैंड के अंदर। जबकि भारत में पहली बार जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग है ये कब आयोजित की गई थी, तो 2008 के अंदर। और कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साथियों जो मिलन अभ्यास है ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये आपका आयोजित किया जा रहा है विशाखापट्टनम के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों जो मिलन नौसैनिक अभ्यास है ये एक बायलेटरल अभ्यास है जिसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें इस बार 50 से अधिक देश भाग लेने वाले हैं। इसका आयोजन 19 से लेकर 27 फरवरी तक किया जाएगा। और इस बार कौन सा संस्करण रहने वाला है, तो 12वां। और इसकी थीम क्या रहने वाली है, तो सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना। और मिलन साथियों अगर आपसे अभ्यास पूछे कि पहली बार कब किया गया था, तो 1995 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है ये कौन बन गया है, तो ये बन चुका भी साथियों जर्मनी देश। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब साथियों जो जापान है दुनिया की अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रहा है। जर्मनी ने क्या है कि उसे पछाड़ते हुए ये स्थान अपने नाम कर लिया है। इससे पहले साथियों 2010 में जो चीन है इससे पिछड़कर जापान जो है ये तीसरे स्थान पर आ गया था। और इस बार जापान के नीचे जाने का जो अनुमान है ये IMF ने पहले ही लगा लिया है। अच्छा, ये अर्थव्यवस्था के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच कैसे गया है, तो साथियों इलेक्ट्रिक वाहनों के आने से
जापान को जो है ये काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसका नाम ये चौथे स्थान पर पहुंच गया है और तीसरे पे आ गया है जर्मनी। बात करें आपके जर्मनी के बारे में, तो ये रहा साथ आपको यूरोप कॉन्टिनेंट, और यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है जर्मनी। यहाँ की राजधानी क्या है, तो बर्लिन। करेंसी चलती है यहाँ पर यूरो, और यहाँ के चांसलर कौन है, तो ओलाफ स्कोच। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता जो फ्रेमवर्क कोष है, इसकी जो पहली बैठक है ये कहाँ पर हुई है। यूएस साथियों अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब साथियों जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, इसकी जो पहली परिषद की बैठक है ये हाल ही में वॉशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो 2030 तक जो पृथ्वी है इसके 30% भाग को सुरक्षित करना। और साथ ही जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2022 के अंदर। और कहाँ पर, तो कनाडा के वैंकूवर के अंदर। अब बात करें साथियों अमेरिका के बारे में, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यहीं पर स्थित है अमेरिका। और ये साथियों अमेरिका का ही अलास्का वाला पार्ट है। यहाँ की राजधानी मैंने आपको अभी बताई है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी चलती है यूएस डॉलर। जबकि यहाँ के 40वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडेन। जबकि यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं ये एक भारतीय मूल की हैं, जिनका नाम है कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है, तो ये चुने गए हैं साथियों शहबाज शरीफ। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में शहबाज शरीफ, जो कि अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं फिर से। अच्छा, शहबाज शरीफ है कौन, तो साथियों नवाज शरीफ के भाई हैं। और इन्हीं के साथ पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है ये कौन बना है, तो आसिफ अली जरदानी। पाकिस्तान के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पर हुई है, यूएई साथियों दक्षिण अफ्रीका के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और इस बार साथियों इसका कौन सा संस्करण था, तो इस बार इसका 15वां संस्करण था। इसमें विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया, जबकि इसमें उपविजेता कौन बना था, तो अपना प्यारा भारत। पहले बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 के अंदर। मुख्यालय देखने को मिलेगा दुबई के यूएई के अंदर। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बार्कले। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में साथियों ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली अभी पहली भारतीय जो महिला क्रिकेटर है ये कौन बनी थी, तो इनका नाम है डायना एडुल्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की जो फ्रेजन लेक मैराथन है ये किसने जीती है, तो इस प्रश्न के बारे में दोस्तों मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, जबकि आज भी रिवीजन कराया है कि ये जो विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन है ये लद्दाख की पेंगोंग तसो झील पर हुई है। और इसे जीता किसके द्वारा है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आज का आपका आखिरी प्रश्न है, अभी स्वदेशी लेजर हथियार जिसका नाम है दुर्गा 2, इसका जो परीक्षण है ये कौन करने वाला है, तो ये भारत की आन बान शान यानी कि डीआरडीओ के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और दुर्गा का साथियों फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे, इसका फुल फॉर्म है। और ये हथियार जो है ये दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल या फिर फाइटर जेट को भी गिरा सकती है। और इसका जो इस्तेमाल है ये भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर किया जाएगा। बात करें आपके डीआरडीओ के बारे में, तो स्थापना हुई थी आपके 1958 को। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीर बी कामत। दोस्तों हमने मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ये कवर कर लिए, और जो भी आपके छोटे हुए प्रश्न है इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जिसका नाम है कान इसको बनाया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।